Okay, so good morning to all of you. Today's topic is fatigue and accident in industry and organization. And in today's class, I'm going to discuss about what is fatigue, what are the symptoms of fatigue, types of fatigue, causes of fatigue, effect of fatigue, and how to reduce or manage this industrial fatigue. Fatigue and accident, these are interrelated two topics. So today I will discuss this fatigue in industry and organization, and in next class we will discuss about industrial accident or accident. Actually, generally fatigue cause accident. That's why this topic is related to each other. So let's see what is this industrial fatigue. हम जानते हैं कि जो हमारी क्षमता है वो लिमिटेड है. किसी भी काम को करने के लिए आपको अटेंशन और कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, और हम बहुत लंबे समय तक लगातार कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम लंबे समय तक लगातार काम करते हैं तो एक समय के बाद हमारी क्षमता में ह्रास या कमी होने लगती है, जिसकी वजह से हमारी जो उत्पादकता है वो कम हो जाती है. जैसे जैसे आप देखेंगे, जब आप सुबह जगते हैं तो आपकी जो कार्य क्षमता होती है वो मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम टायर्ड होते जाते हैं, थकते जाते हैं फिजिकली और मेंटली, और शाम के समय में हमारी जो क्षमता है उत्पादकता है वो सबसे कम होती है. तो लंबे समय तक कार्य करने की वजह से व्यक्ति की क्षमता में जो कमी है उसी को हम लोग फटीग कहते हैं, थकान कहते हैं. ठीक है. डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग ड्यू टू लॉन्गर वर्किंग पीरियड इज नोन एज फटीग. इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल और इंजीनियर्स के लिए फटीग एक महत्वपूर्ण समस्या है, और फटीग को बहुत से लोगों ने नेगेटिव एपेटाइट ऑफ फॉर द वर्क एक्टिविटी के रूप में डिफाइन किया. एपेटाइट मतलब होती है भूख, किसी भी कार्य को करने की इच्छा होती है. ठीक है. वो धीरे धीरे कम होने लगती है. वाइटल्स का मानना है कि टेंशन, सब्जेक्शन टू स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क एंड rhythm uncontrolled by the individual promote fatigue characterized by decrease in the power to work, a decrease in pressure taken in work, and increase in the enjoyment of hours spent away from the work. अगर आप सिंपल शब्दों में वाइटल की परिभाषा को देखें, कहते हैं कि इंडस्ट्रियल फटीग इज reduced working capacity caused by length or intensity of some activity in gainful occupation. gainful occupation का मतलब होता है जहां पर आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको धन लाभ होना है, आपको कार्य के बदले कुछ जो है पेमेंट मिलनी है, वो इंडस्ट्रियल फटीग कहते हैं. जैसे आप कोई अपना मनपसंद काम कर रहे हैं और लंबे समय से कर रहे हैं तो आपको फटीग नहीं होती है, आप उसको करते जाते हैं बिकॉज यू आर एंजॉयिंग द वर्क. तो इंडस्ट्रियल फटीग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के लिए है, जहां पर आपको लंबे समय तक काम करने की वजह से आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी है उसमें
कमी आती है, जो कार्य क्षमता है उसमें कमी आती है। ठीक है। उसी तरह से ऑगडेन की एक परिभाषा है, फटीग एज ए डिमिनिशन ऑफ कैपेसिटी फॉर वर्क फॉलोज एक्सिस ऑफ वर्क और लैक ऑफ रेस्ट। दो काज ये कहते हैं कि हमारी कार्य क्षमता में जो ह्रास है, जो कमी है, वो कार्य की अधिकता की वजह से हो सकती है या रेस्ट की कमी से। अगर कार्य अधिक है और आपको प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है, ठीक है, समय समय पर, तो भी फटीग को कम किया जा सकता है या फटीग नहीं होगा। तो इस तरह से देखें तो फटीग इज ए स्टेट ऑफ फीलिंग वेरी टायर्ड, weary or sleepy, resulting from insufficient sleep, prolonged mental or physical work, or extended period of stress and anxiety. फटीग वो अवस्था है जिसमें आप बहुत ज्यादा थके हुए, स्लीपी या इस तरह से ड्राउजी फील करते हैं, और जो स्लीप की कमी लंबे फिजिकल और मेंटल वर्क की वजह से या फिर एंजाइटी और स्ट्रेस लंबे समय तक लेने की वजह से हो। कई बार बोरिंग और रिपीटिटिव कार्य जो होते हैं, ये भी फटीग की जो फीलिंग है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है। अगर कार्य आपका बोरिंग है या बार बार रिपीटिटिव कोई काम आप कर रहे हैं, फटीग की जो संभावना है बढ़ जाती है। फटीग को हम एक्यूट और क्रॉनिक दो रूपों में डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, और क्रॉनिक का मतलब होता है लंबे समय तक। एक्यूट फटीग वो फटीग है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे शॉर्ट टर्म में आप रात भर 2 दिन से सोए नहीं है, तो या फिर शॉर्ट पीरियड के लिए आपके पास कोई हैवी फिजिकल और मेंटल वर्क हो, जैसे आप एग्जाम के टाइम में पढ़ाई करते हैं, साल भर आप घूमते हैं, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ाई करते हैं। ठीक है। तो इस तरह की जो फटीग होती है उसको हम लोग एक्यूट फटीग कहते हैं। इस फटीग की जो ड्यूरेशन होती है शॉर्ट होती है, और जैसे ही आप स्लीप पूरी करते हैं या रिलैक्स करते हैं, ये समाप्त हो जाता है। 2-3 दिन एग्जाम में आप पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जाम खत्म हो जाता है, तो एग्जाम की थकान उतारते हैं, 4 दिन सोते हैं एग्जाम। इसको हम लोग कहते हैं एक्यूट। मीन्स ये कम समय के लिए और तीव्र होता है। लेकिन क्रोनिक फटीग जो होता है, जो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है, ये कांस्टेंट होता है, लगातार बना होता है, और ये टायर्डनेस की, थकान की वो अवस्था है जो कि रेस्ट लेने से भी इसमें रिलीफ नहीं मिलता है, क्योंकि ये धीरे धीरे लंबे समय से कोई चीज कंपोजिट होती जाती है। और ये क्रॉनिक फटीग के जो सिम्टम्स हैं, सिंड्रोम्स हैं, इस सिम्टम्स का जो सिम्टम है वो फ्लू की तरह होता है। जैसे आपको होता है ना कोई वायरल बुखार है, इस तरह से लंबे समय तक कोई चीज, ये कई बार 6 महीने या उससे अधिक तक रह जाता है, और आपकी जो डेली लाइफ है उसको प्रभावित करने लगता है। वास्तव में इसके कारण क्या है अभी तक पता नहीं है, रिसर्चेस चल रही हैं क्रॉनिक फटीग क्यों होता है। लेकिन एक क्रॉनिक फटीग तो अभी हम लोगों ने इस कोरोना में देखा, जिसको भी इफेक्ट था,
इसका, उसका सिम्टम्स तो 2 ही 4 दिन में गायब हो जाते थे, पॉजिटिव से नेगेटिव लोग हो जाते हैं, लेकिन रिकवर करने में उनको 2-2 महीने लगे। और क्रॉनिक फटीग उसमें एक मेन सिम्टम्स के रूप में देखने को मिला है। तो हम लोग यहाँ पर इंडस्ट्रियल फटीग को इंडस्ट्रीज के टर्म में देख रहे हैं, किसी वायरस और उसके कारण नहीं, बल्कि लगातार काम करने से, लगातार तनाव की वजह से धीरे धीरे जो स्ट्रेस जमा होता है आपके मस्तिष्क में, मन में, उसकी वजह से ये क्रॉनिक फटीग। फटीग को हम लोग टायर्डनेस के रूप में, एग्जॉशन के रूप में, लेथार्जी या लिस्टलेसनेस के रूप में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो फटीग क्या है कि फिजिकल और मेंटल स्टेट आर बीइंग टायर्ड एंड वीक। हालांकि जो फिजिकल फटीग और मेंटल फटीग है ये दोनों भिन्न है, और दोनों साथ साथ हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों अलग भी होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि फिजिकल फटीग हो तो मेंटल फटीग हो ही। कई बार होता है क्या है कि जब आप फिजिकली एग्जॉस्टेड होते हैं बहुत ज्यादा, तो आप मेंटली टायर्ड भी हो सकते हैं। तो फिजिकल जो है फटीग होती है तो उसकी जो फिजिकल एबिलिटी है वो नॉर्मल नहीं रह जाती है, लेकिन जब मेंटल फटीग होती है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल फटीग उसको हो ही, ठीक है। तो मेंटल फटीग ज्यादातर स्लीपी होना, किसी कार्य में ध्यान नहीं दे पाना, ये सब सारी चीजों से जो है डिस्क्राइब किया जा सकता है, ठीक है। तो फटीग को एक सिम्टम्स के रूप में देखा जाता है, साइन के रूप में नहीं। अगर आप इसको समस्या के रूप में देखते हैं, बीमारी के रूप में देखते हैं, प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं, तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को आप जो बताते हैं कि डॉक्टर साहब हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, हमारे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, ये सब सारी चीजें हैं, हमको चक्कर आ रहा है, जिन चीजों को आप बताते हैं डॉक्टर को उसको हम लोग सिम्टम कहते हैं। लेकिन जिसको डॉक्टर बिना आपको आपसे पूछे, आपको देख करके, ऑब्जर्व करके जान जाता है, उसको हम लोग कहते हैं साइन। जैसे रेसेस है अगर बॉडी पर, उसको देख के आपको समझ जाएगा कि एलर्जी है, ठीक है। जिसको डॉक्टर को आप बताते नहीं है, डॉक्टर आपको, जैसे आपके बताने के बाद भी आप देखेंगे तो डॉक्टर आपका जो है हाथ देखता है, पल्स रेट देखता है, ये चेक करता है, जो है फिर आपको कहता है कि जीभ बाहर निकालिए, आंख देखता है, ठीक है। वो सब सारी चीजें वो देखकर बीमारी का कारण समझता है, तो उसको हम लोग साइन कहते हैं। तो जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है वो सिम्टम, तो फटीग इज अ साइन नॉट द सिम्टम, सॉरी सिम्टम नॉट द साइन। इसमें कुछ दिखता नहीं है, आप बताते हैं, ठीक है, कि हमको बहुत ज्यादा थकान हो रही है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, ये सब सारी चीजें, ठीक। और फटीग नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स में आता है, जिसके बहुत से कारण हो सकते हैं, ठीक। अगर हम फटीग के प्रकार की बात करें तो फटीग जनरली 2 प्रकार का होता है, फिजिकल फटीग और मेंटल फटीग। फिजिकल फटीग जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं होता है, ठीक है, जब आप लंबे समय तक, ठीक है, बहुत अधिक कार्य करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ओवर स्ट्रेन होता है, उसको हम लोग फिजिकल फटीग। फिजिकल फटीग की अवस्था में जो व्यक्ति के ऑर्गन है, अंग है, वो उसको कोऑपरेट करने से मना कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप अपने
आंख को कहेंगे कि यहाँ कंसंट्रेट करो तो वो नहीं करेगी, आप हाथ को कहेंगे कि ये चीज उठाओ तो नहीं उठाएगा। ठीक, तो जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब उनमें हैवीनेस हो जाता है, उनमें टायर्डनेस हो जाता है। तो इसकी वजह से जो व्यक्ति है उसकी जो इफिशियंसी, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो आउटपुट एक्टिविटीज है वो कम हो जाती है। ठीक है, फटीग के, फिजिकल फटीग के सिग्नल्स की बात करें तो आई मूवमेंट उसका जो है बहुत अच्छा नहीं रह जाता है, आंखें बंद होने लगती हैं, वो इधर उधर देखने लगता है, मसल में स्ट्रेन होने लगता है, मतलब प्रेशर फील करता है, दर्द होने लगता है, उसके नर्वस सिस्टम में भी स्ट्रेन होने लगता है, हार्ट बीट बढ़ी होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसको लगता है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है उसके शरीर में, उसको स्ट्रेस, टेंशन, ये सब सारी चीजें फिजिकल फटीग में देखने को मिलती है। फिजिकल फटीग को हम लोग मसल वीकनेस के नाम से या लैक ऑफ स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फिजिकल फटीग मुझे लग रहा है कि आप समझ गए हैं। दूसरा है साइकोलॉजिकल या मेंटल फटीग। ठीक है, जब कोई व्यक्ति मानसिक कार्य कर रहा होता है, ठीक है, जैसे ज्यादातर जो मैनेजर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इवन हम टीचर्स हैं, हम लोग मेंटल वर्क ज्यादा करते हैं। ठीक है, घंटों लैपटॉप पे बैठ के जो है पढ़ना, किताबें पढ़ना, पीपीटी तैयार करना, आपका एग्जाम का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, एक एक असाइनमेंट चेक करना। ठीक है, हम लोग कोई ऐसा भारी भरकम काम नहीं करते हैं, लेकिन वट एवर वी आर डूइंग दैट इज मेंटल वर्क। तो अब लगातार आप 4-6 घंटे कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर बैठेंगे तो आपको फटीग होगी। ये जो फटीग है, जो मेंटल स्ट्रेन की वजह से, एक्सेसिव थिंकिंग की वजह से, ठीक है, या एक्सेस एनालिसिस की वजह से, प्रेशर में जो है डिसीजन लेने की वजह से, इन सब सारी चीजों की जो वजह से जो फटीग होती है उसको हम लोग साइकोलॉजिकल या मेंटल फटीग कहते हैं। मेंटल फटीग तब होती है जब हमारा जो दिमाग है वो थक जाता है, माइंड, मन, और हम बेचैन हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं। फिजिकल फटीग में आपके मसल्स थकती है, मेंटल फटीग में आपका माइंड टायर्ड होता है। कई बार जब आपको कोई ऐसा काम दे दिया गया जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, या उस कार्य को आपको करने की योग्यता नहीं है, तो भी एक साइकोलॉजिकल या मेंटल फटीग देखने को मिलता है। मेंटल फटीग कई बार लाइफ थ्रेटनिंग होता है। ठीक है, जैसे जो सफरर्स है, अगर कुछ ऐसा टास्क परफॉर्म कर रहा है जैसे ड्राइविंग या कोई हैवी मशीनरी ऑपरेट करना। अब आप सोचिए कोई ड्राइवर जो है मेंटली थका हुआ है, उसको नींद आ रही है, ठीक है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, क्या होगा? या कोई डॉक्टर है ऑपरेशन थिएटर में, वो मेंटली फटीग, जैसे सुबह से ऑपरेशन कर रहा है, बोर हो गया है, थक गया है, क्या होगा? आप अक्सर सुनते होंगे कि ऑपरेशन करके कैंची छोड़ दिया है, तो गलत ऑपरेशन हो गया है। दीज आर द कॉज ऑफ दिस मेंटल फटीग। दो तीन टर्म है जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, फटीग, मोनोटोनी और बॉर्डर। आपको इसके बीच में थोड़ा सा अंतर बता दूं। मैंने आपको बताया कि फटीग क्या है, तो फिजिकल और मेंटल जो कैपेसिटी है उसमें ह्रास से कमी। मोनोटोनी क्या होती है कि इट इज द स्टेट ऑफ माइंड और एटीट्यूड ऑफ वर्कर टुवर्ड हिज जॉब। मोनोटोनी इज काज ड्यू टू परफॉर्मिंग रिपीटेड टास्क। जैसे कोई काम आप बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं,
उसकी वजह से जो मानसिक अवस्था होती है उसको हम लोग कहते हैं मोनोटोनी। ठीक है, मोनोटोनी तब भी हो सकती है जब आप फिजिकली और मेंटली नहीं थके हो। लेकिन कहते हैं ना कि बोर हो गए ये काम कर करके। ठीक है, जब आप कहते हैं कि हम इस काम को करके बोर हो गए, मतलब एकदम नीरस काम है, उसकी वजह से। और दूसरा जो शब्द है बोर्डम, बोर्डम का कारण होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड इन द जॉब। मतलब वो काम, जैसे लैक ऑफ इंटरेस्ट मतलब उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, या वो काम करने की आपकी क्षमता ही नहीं है। उस परिस्थिति में जो स्थिति होती है उसको हम लोग बॉर्डम कहते हैं। ठीक है, तो बॉर्डम जिसमें व्यक्ति डिप्रेस फील होता है, और ऐसी आवश्यकता होती है कि जो उसकी एक्टिविटीज है उसके डिजाइन को चेंज किया जाना चाहिए। बॉर्डम जो है हमारे व्यक्तित्व से, हमारे अभिवृत्ति से, इंटरेस्ट से, एप्टीट्यूड से, इन सब सारी चीजों से प्रभावित होता है। वो रिपीटेड टास्क की वजह से बॉर्डम नहीं होता है। किसी कार्य में इंटरेस्ट है आपका और फिर भी आप लगातार आप उसको करते हैं तो आप मोनोटोनस हो सकते हैं। ठीक है, तो जो रिपीटेड टास्क की वजह से, अब मान लीजिए आपको कोई चीज पसंद हो, आम पसंद हो, और लेकिन रोज आपको जो है 5 किलो आम खाने को दे दिया जाए, तो 3 4 5 दिन बाद क्या हो जाएगा, कि भाई अब नहीं मजा आ रहा है, वो जो है मोनोटोनस हो जाएगा। लेकिन आपको किसी कार्य में इंटरेस्ट ही ना हो, या वो कार्य आप करने में सक्षम ही ना हो। ठीक है, जैसे आपको ऐसा खाना दे दिया जाए जिसको खाना देख के ही आप नाक मुंह से फोड़ने लगते हैं। ठीक है, वो जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं बोर्डम। ठीक है, तो अगर वर्क की सेटिंग को चेंज किया जाए तो बोर्डम कम हो सकता है, या उसके काम, उसके इंटरेस्ट का टास्क दे दिया जाए तो वो कम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही काम बार बार आपको करना है। तो अगर उसमें थोड़ा सा कहते हैं ना कि उसको चेंज कर दिया जाए कुछ समय के लिए, थोड़ी देर आप ये काम करिए फिर थोड़ी देर बाद दूसरा काम करिए, वो मोनोटोनी को कम कर सकते हैं। ठीक है, so repeated task, less challenging job, insufficient job in organization, insufficient job from viewpoint of customer and society and family members and friends of the employee cause boredom. These are the cause of boredom. Boredom refers to the subjective aspect of fatigue and it is highly specific. मतलब फटीग का वो सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है। बॉर्डम में भी व्यक्ति को लगता है कि थक गए, लेकिन वो फिजिकली और मेंटली नहीं थका होता है। रिपीटिशन ऑफ टास्क की वजह से उसको थका हुआ महसूस करता है। बोर्डम महसूस करने वाला व्यक्ति अपने काम को फिजिकली और मेंटली अच्छी तरह से कर सकता है, लेकिन उसको उस कार्य को करने की इच्छा नहीं रह जाती है। ये थकान से जो जुड़ा नहीं है। नाउ कम टू द साइन ऑफ फटीग। क्या उसके जो है साइन है। ठीक है, अभी मैंने साइन और सिम्टम्स बताए, आपने इस फटीग का कहा कि इट इज सिम्टम्स रादर देन साइन। तो सिम्टम जब आप बताते हैं और साइन जो बाहर से प्रदर्शित होता है। अब इसमें कुछ साइन भी हैं जो नॉर्मली एक्सपीरियंस किए जाते हैं, जैसे टायर्डनेस। टायर्डनेस आप फील भी कर सकते हैं और टायर्डनेस आपकी देखी भी जा सकती है। थके हुए होंगे तो जैसे
काम करने के बाद जब कोई जॉब से निकलता है तो उसको स्टेट ऑफ जो है बॉडी और माइंड को देखकर आप समझ सकते हैं कि थका है कि नहीं थका है। उसी तरह स्लीपीनेस है, ठीक है, इरिटेबिलिटी है, डिप्रेशन है, गिडीनेस जैसे चक्कर टाइप का व्यक्ति को आता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी, डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम्स होती है व्यक्ति को, और बीमार होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। ये सब उसके साइन है। अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ फटीग की। तो फटीग के कई कारण होते हैं, ठीक है। वर्क रिलेटेड फैक्टर की हम बात करें तो उसमें लॉन्ग आवर ऑफ वर्क, लॉन्ग आवर ऑफ फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी, insufficient break time between shift, inadequate rest, excessive stress and combination of these factors, ये हो सकता है फटीग का कारण। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि फटीग का कारण स्लीप डिसऑर्डर भी होता है। और इनमें क्या होता है स्लीप डिसऑर्डर में, जैसे आप ठीक से रात को पूरा नहीं सोए हैं तो अगले दिन आपको थका थका महसूस होता है। और कई स्लीप प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एक होती है इंसोम्निया, इंसोम्निया जिसमें नींद नहीं आती है, और इसके अपोजिट होती है हाइपरसोम्निया जिसमें ज्यादा नींद आती है। दोनों ही से फटीग हो सकती है। उसके अलावा स्लीप एपनिया होती है। स्लीप एपनिया क्या होता है, ये ब्रीदिंग नहीं, ब्रीदिंग होना चाहिए, मतलब व्यक्ति को अचानक से उसको लगता है कि सोए में उसकी सांस रुक गई है, ब्रीफ इंटरप्शन इन ब्रीदिंग, और वो घबरा के जग जाता है, उसकी नींद टूट जाती है। ऐसा रात में अगर सोने के दौरान 2-3 बार भी हो जाए, एक बार भी हो जाए तो उसके बाद व्यक्ति को नींद नहीं आती फिर से, डर के मारे। एक होता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इसमें जैसे जब आप सोते हैं तो आपके हाथ पांव का मसल टोन गायब हो जाता है, ठीक है, कोई हाथ उठाएगा भी तो गिर जाता है, और जब तक ये मसल टोन गायब नहीं होता तब तक आपको नींद नहीं अच्छे से आती है। तो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम अक्सर आप देखे होंगे कि बच्चों में ये देखने को मिलता है ज्यादा, कि वो सोए हैं फिर भी उनके हाथ पांव हिल रहे होते हैं, पैर हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, कुछ ऐसा होता है। और एक स्लीप की बीमारी है नार्कोलेप्सी, स्लीप अटैक, जो कभी भी कहीं भी आ सकती है। काम कर रहे हैं, क्लास पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अचानक से 15-20 सेकंड के लिए सो जाते हैं, ठीक है। अब ये खतरनाक तब हो, एक्सीडेंट का कारण तब होगा जब आप कोई ऐसी मशीनरी ऑपरेट कर रहे हैं। सपोज दैट यू आर ड्राइविंग और 20 सेकंड के लिए ऐसी झटकी आई तो क्या होगा, या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो वहां पर ये कंडीशन देखने को आपको मिल सकती है। तो दिस मे बी द मेजर कॉज ऑफ फटीग। सर वो टर्म रिपीट कर दीजिए सर जो बताया अभी। कौन सा बेटा? वो सर जो सोते सोते नींद मतलब जो जाग मतलब 15-20 सेकंड के लिए जो नींद आ जाता है सर। नार्कोलेप्सी, NARCOLEPSY। प्रश्न बाद में पूछ लेना, लिख लो या करो अपने, ठीक है। बीच में इंटरप्ट करोगे तो हमारा पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और भी कारण है जिसकी वजह से ये फटीग हो सकता है, जिसमें सब्सटेंस अब्यूज है, जैसे निकोटीन, कैफीन, अल्कोहल, इन सब को लेने से भी जो स्लीप की क्वालिटी है वो खराब होती है, आपको पता होता है। जैसे कैफीन हम अलर्टनेस के लिए लेते हैं, ठीक है, लेकिन कैफीन लेने के बाद जो अलर्टनेस आती है उसके बाद उसका जब इफेक्ट खत्म होता है तो जो ड्राउजीनेस है वो और ज्यादा खतरनाक होती है। तो कैफीन का इफेक्ट हमारी बॉडी में 3 से 7 घंटे तक रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि सोने से 3-4 घंटे पहले आपको चाय कॉफी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। कैफीन कॉफी में भी होता है, चाय में भी होता है, ठीक है। और अगर आप ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपकी स्लीप की मात्रा प्रभावित हो सकती है, स्लीप की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है। दूसरी चीज है कि अल्कोहल जो व्यक्ति लेता है वो जल्दी सोने में तो उसको मदद करता है, लेकिन रात में उसकी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है, ठीक है। निकोटीन भी स्लीप को और टोटल स्लीप को टाइम को रिड्यूस कर देता है। निकोटीन चाय में भी पाया जाता है,
बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आप जो भी जानते हैं उनमें पाया जाता है, और ये भी जो है स्लीप को प्रभावित करता है। और भी सब्सटेंस अब्यूज हैं जिसमें जैसे कोई ऐसी दवा व्यक्ति ले रहा होता है जिसका ओवरडोज हो जाए तब भी नींद खराब हो जाती है, ठीक है। जो ड्रग्स आपको प्रेस्क्राइब नहीं है उसकी वजह से भी हो जाती है। कई बार जैसे एक दवा होती है जो नींद के लिए या एंजाइटी कम के लिए करने के लिए दी जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं बेंजोडायजेपाइन, ठीक है। ये कंपोनेंट है, ये कह सकते हैं केमिकल नेम है। बेंजोडायजेपाइन नाम से जितने दवाएं आती हैं वो इंसोम्निया या एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए दी जाती है। लेकिन जब इसका लंबे समय तक प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो फिर ये दवाएं काम नहीं करती हैं और इसकी वजह से स्लीप की क्वालिटी फिर खराब होने लगती है, ठीक है। और दवा जैसे आप रात को लेते हैं तो अगर उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, लॉन्ग इफेक्ट, ठीक है, जैसे आपको दवा 6 बजे रिकमेंड है और दवा 12 बजे 2 बजे ले रहे हैं, तो अगले दिन भी आपको स्लीपीनेस फील होगा, ठीक है। तो अगर अब हम बात करते हैं तो हो गया कि कारण, अब फटीग के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है। तो फटीग का जो प्रभाव है बहुत लोगों में बहुत माइनर होता है, उनको बहुत परेशानी नहीं होती है, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनमें फटीग इतनी हो जाती है कि वो उनकी जो दिन प्रतिदिन के कार्य भी करने में वो सक्षम नहीं होते हैं। हालांकि फटीग को मेजर करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये सेपरेट करना कि फटीग स्लीप की वजह से है या किसी एक्सीडेंट इंजरी की वजह से है या फिर लॉन्ग वर्किंग आवर की वजह से है, इसको डिफरेंशिएट करने में थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी इसके जो प्रभाव है वो इस रूप में आप देख सकते हैं। तमाम ऐसे प्रभाव है, जैसे छोटे छोटे कार्य करने में भी परेशानी होती है, ठीक है। फीलिंग ऑफ हैविंग नो एनर्जी, जैसे लगता है कि हमारे शरीर में कोई ऊर्जा ही नहीं है बची है। फीलिंग ऑफ हैविंग नो स्ट्रेंथ टू डू एनीथिंग, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जो है आप ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते हैं। हैविंग ट्रबल थिंकिंग, स्पीकिंग और मेकिंग डिसीजन, ये डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम होती है। किसी चीज को याद करने में भी आपको कठिनाई होती है, ठीक है। और ब्रेथलेस की फीलिंग कई बार आती है, ठीक है। डिजीनेस, चक्कर, लाइट हेडेड, स्लीपिंग में कठिनाई होती है, ठीक है। मूडी हो जाता है व्यक्ति, उसका इमोशनल कंट्रोल कम हो जाता है। डिसीजन मेकिंग की जो उसकी क्षमता वो कम हो जाती है। उसकी जो प्लानिंग, कॉम्प्लेक्स प्लानिंग की एबिलिटी भी कम हो जाती है। कम्युनिकेशन स्किल प्रभावित होता है। प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस व्यक्ति का कम हो जाता है। टेंशन और विजिलेंस कम हो जाता है। स्ट्रेस को हैंडल करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, ठीक है। और उसकी जो रिएक्शन टाइम है, स्पीड और थॉट, वो दोनों में कमी देखने को मिलती है। मेमोरी की जो है कमी देखने को होती है, लॉस ऑफ मेमोरी या किसी चीज को रिकॉल करने की जो है कमी देखने को मिलती है। जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके प्रति जो रिस्पांस करने में फेल हो जाता है, ठीक है। रिस्क टेकिंग जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। आप देखे होंगे कि नशे की हालत में रिस्क ज्यादा लोग लेते हैं, तो एक प्रकार से फटीग में भी एक तरह से नशा की ही स्थिति हो जाती है, ठीक है। फॉरगेटफुलनेस जो है बढ़ जाती है, भूलने की क्षमता, जजमेंट में कमी देखने को मिलती है। उसका जो सिक टाइम है वो बढ़ जाता है, कार्य पर उसकी अनुपस्थिति ज्यादा होती है, कार्य छोड़कर जाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मेडिकल कॉस्ट बढ़ जाता है और सबसे महत्वपूर्ण है एक्सीडेंट रेट फटीग की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब थे कि फटीग क्या है, क्यों है और कैसे है। अब हम बात करेंगे कैसे फटीग को रिड्यूस किया जाए, कैसे कर्मचारियों को अलर्ट रखा जाए। तो जो फटीग के जो कारण, मुख्य कारण इंडस्ट्रीज में, ऑर्गेनाइजेशन में देखे गए, वह है डिम लाइट, लिमिटेड विजुअल एक्यूटी, जैसे वेदर की वजह से होता है। आप देखेंगे, सुने होंगे कि खराब मौसम की वजह से जो है प्लान लैंड नहीं कर पाए, जो है प्लेन फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। हाई टेम्परेचर, अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो भी फटीग ज्यादा होती है, नॉइस की वजह से होती है। इवन कंफर्ट बहुत ज्यादा हो, ठीक है, आप ऐसे जगह पर काम कर रहे हो जहाँ पर इसी 15-16 में काम चल रहा है, तो आपको बड़ी जल्दी नींद आ जाएगी, ठीक है, आप सो जाएंगे, इवन थक भी जाते हैं, ठीक है। तो बॉडी के अनुसार टेम्परेचर होना चाहिए, ज्यादा और कम दोनों आपके लिए नुकसान करता है।
उसी तरह से जो है जिस पर लंबे समय तक काम करने के वाले टास्क जिसमें आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है उसकी वजह से फटीग होती है। ठीक है, रिपीटिटिव टास्क है, कठिन कार्य है, बोरिंग कार्य है, मोनोटोनस है, उसकी वजह से फटीग, ये फटीग के कारण हो सकते हैं इंडस्ट्री में। तो अगर वर्क प्लेस पर इस तरह की हम व्यवस्था करें कि इन कारणों को रिड्यूस कर सकें तो हम व्यक्ति को अलर्ट रख सकते हैं। जैसे लाइटिंग अच्छी हो, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हो, टेम्परेचर जो है बॉडी के अनुसार सूदिंग हो, नॉइज का लेवल रिजनेबली कम हो। अगर नॉइज के कंडीशन में भी काम करना है तो आपको ईयर प्लग या इस तरह के कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिए जाए जिससे आपको इरिटेशन कम हो। ठीक है, वर्क जो है वे इंटरेस्टिंग हो और उसको जो है अगर रिपीटेड भी हो तो उसको शिफ्ट में बदला जाए। ठीक है, अगर वर्क आवर जैसे ओवर टाइम कॉमन है आपके संगठन में, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना होता है कि किस तरह से व्यक्ति को जो है जब वो ओवर टाइम करने जा रहा है तो उसको इतना समय दे कि वो जो है अपने घर पर आ जा सके, मील प्रिपेयर कर सके, खाने का उसका समय हो, सोशलाइजेशन और फैमिली के लिए उसके पास समय हो, इतनी चीजें होनी चाहिए। और उसके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है, तो ऑन साइट एकोमोडेशन। ठीक है, अगर कोई 2 घंटे अगर ट्रेवल करके आता है तो ऑब्वियसली वो थक जाएगा, ओवर टाइम नहीं कर सकता है, तो जहां पर वो कार्य क्षेत्र है वहीं पर एकोमोडेशन अगर उसका हो तो उसका समय भी बच जाएगा, ओवर टाइम में उसको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ओवर टाइम इस तरह का करना है तो उसको प्रिपेयर्ड मील हो, मतलब इस तरह की कैंटीन ऐसी व्यवस्था हो जहाँ खाने पीने की व्यवस्था हो। ठीक है, और अगर वो खासतौर से कार्य के बाद घर जाना चाहता है तो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर वो अपनी थकान को कम कर सके, मिटा सके, घर की तरफ ड्राइव होने से पहले थोड़ा रिलैक्स हो सके। नाउ टेक्निक्स फॉर लेसनिंग फिजिकल फटीग। तो फिजिकल फटीग को कम करने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं उनमें से सबसे बड़ी चीज है कि मशीन और टूल को इस प्रकार से अरेंज करना चाहिए ताकि हम जो ह्यूमन कैपेसिटी है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कम से कम जो है आपको थकान दिए, यानी कि कम से कम थकाए ही किया जा सकता है। इस संदर्भ में टाइम एंड मोशन की स्टडीज है, जब आप आएंगे बीए ऑनर्स में आपको पढ़ाया जाता है पेपर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी का पूरा, तो उसमें जो है टाइम मोशन स्टडीज के बारे में आपको बताया जाएगा। ये हॉथॉर्न स्टडीज है, उसी का एक पार्ट है। तो किस तरह से टाइम मैनेज किया जाए, किस तरह से मूवमेंट कम किया जाए, वो सब जो है फिजिकल फटीग को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज क्या है कि फिजिकल फटीग जो आपका कम करने के लिए वर्क आवर्स को इस प्रकार से अरेंज करें। ठीक है, वर्क वीक, शिफ्ट वर्क जो है या रेस्ट का जो पॉज जिसको कहते हैं वैसे करें ताकि जो है आपको जो है काम बहुत लंबा और हैवी न लगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब इन कॉमन जो मेथड है फटीग को कम करने के लिए जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वही है, रेस्ट पॉज होना चाहिए। मतलब रेस्ट पॉज से क्या है, मोनोटोनी कम हो जाती है, फटीग कम हो जाती है। जैसे 2 3 4 4 घंटे काम करने के बाद आपको एक प्लान रेस्ट दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से वर्किंग आवर जो है बहुत लंबा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर। इंडिया में क्या है कि जो फैक्ट्री एक्ट है उसके अनुसार ओनली 48 आवर ऑफ अ वीक फॉर एडल्ट वर्कर शुड बी फॉलोड। मतलब 6 दिन का कार्य हो और 8 घंटे। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे तो ज्यादातर ऑफिस टाइम 6 से 10 या 10 से 5 ऐसे होता है। तो 48 घंटे से ज्यादा काम एक वीक में नहीं लिया जा सकता। हालांकि प्राइवेट संगठन इसको मानते नहीं है, वो अक्सर वहां पर 10 से 10 12 घंटे का काम चलता है, लेकिन कई जगह होता क्या है कि वो सैटरडे भी आप कर देते हैं, तो 48 घंटे के रूल पर काम किया जा सकता है। प्रॉपर लाइटिंग हो, क्योंकि ये पुअर इल्यूमिनेशन से भी फटीग होता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशन यानी कि जो ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, वेंटिलेशन है, ये इस तरह से हो, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए ताकि उसको फटीग कम हो सके। ठीक है, बॉडी की ह्यूमिडिटी मेंटेन हो सके, कंफर्टेबल वर्क होना चाहिए, नॉइस रिड्यूस हो।
कम से कम। भाई बहुत से ऐसे कार्य हैं इंडस्ट्री में जो नॉइज वाले एरिया में होते हैं, उन पर नॉइज होता ही होता है, मशीनें जहाँ बन रही हैं, तो वहां पर ईयर प्लग या इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कम से कम जो है इरिटेशन व्यक्ति को हो। ठीक है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, ये भी महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि अभी जो मैंने बताया कि लैक ऑफ इंटरेस्ट या एप्टीट्यूड जो होता है उसकी वजह से वो यही है कि आप एक गलत कर्मचारी का चयन कर लेते हैं जिसको जो काम करने के लिए सक्षम नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको बोर्डम मोनोटोनी होगी। ठीक है। और वो फटीग फील करेगा। तो एक सही काम के लिए सही इम्प्लाई, इवन जिस कार्य के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट है कार्य करने के लिए, तो वहां पर ऐसे लोगों का चयन होना चाहिए जो फिजिकली उस हिसाब से फिट हो। ठीक है। अब आर्मी में, पुलिस में, इस तरह के जहां पर है, जहाँ फिजिकल कैपेसिटी की जरूरत है, वहां उस तरह के लोगों को करना चाहिए। ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि एक स्क्वायर पिन स्क्वायर होल विल हेल्प टू रिड्यूस फटीग, मतलब जिस तरह की होल हो उसी तरह का पिन भी होना चाहिए ताकि आप जॉब के अनुसार फिट हो सके। ठीक है। जॉब रोटेशन एक महत्वपूर्ण जो है उपाय है जिससे फटीग को कम किया जा सकता है। ठीक है। तो जॉब रोटेशन की वजह से रिपीटिशन ऑफ वर्क नहीं हो पाता है। जैसे होता है ना कि एक कर्मचारी को दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे को तीसरे डिपार्टमेंट में, जहाँ पर खासतौर से रिपीटिशन वाले वर्क हो वहां पर इस तरह से किया जा सकता है जिससे बर्डन और फटीग को कम कर सकते हैं। और लास्टली एम्प्लॉय काउंसलिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू रिड्यूस द इंडस्ट्रियल फटीग। कई बार एंजाइटी और वरीज की वजह से भी फटीग होता है। ठीक है। बहुत ज्यादा आप किसी काम को लेकर अंजस हैं, जैसे आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं, जब इंटरव्यू समाप्त होता है तो आप बहुत ज्यादा थके हुए महसूस करते हैं। तो इसलिए नहीं कि आप बहुत काम करके आए हैं, इसलिए बल्कि आप बहुत ज्यादा वरी थे, बहुत ज्यादा एंजस थे। तो जो भी पर्सनल डिपार्टमेंट है और जब भी इस तरह के डिपार्टमेंट हैं, ये चार डिपार्टमेंट होते हैं जो काउंसलिंग सेवाएं जो देते हैं या उनके एम्प्लॉयज के जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना है और उनके इश्यूज को, उनके एंजाइटी को, इनके वरीज को उसको कम कर किया जा सके ताकि उनका जॉब सेटिस्फैक्शन का लेवल अच्छा हो, उनके जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर वो मेंटली हेल्दी रहेंगे, मेंटली कूल रहेंगे, तो फिजिकल फटीग भी कम होगी उनको। ठीक है। तो दीज आर द मेथड्स थ्रू विच वी कैन रिड्यूस द fatigue in industry and organization. So this is all about from my side in today's class. Now this class is open for discussion. If you have any query, now you can ask. सर कोल्ड ड्रिंक कंटेन्स कॉफीन कैफीन, सर कोल्ड ड्रिंक में कैफीन रहता है सर? हाँ, वो तो लिखा रहता है उसमें। अब कॉफी, जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देखेंगे वो कैफीन बेस होता है। सर जैसा आपने बताया था स्लीप एपनिया में कि मतलब उसमें लेट ब्रीथिंग में दिक्कत होती है और अचानक आवाज से नहीं आ नींद रही टूट जाती चंदन? है। सर जैसा कि आपने बताया था स्लीप एपनिया में अचानक से मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और हमारी नींद टूट जाती है मतलब। तो क्या सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग नींद में रहते हैं, हम लोग को लगता है कि अचानक से हम कुछ ऐसा देख लिए नींद में ही, सपना में ही, कि जिससे हम डर गए और कुछ बोलना चाह रहे हैं और बोल नहीं पा रहे हैं लगातार, और ना हम मतलब शरीर से ना हाथ उठ रहा है, मतलब शरीर उठ भी नहीं पा रहे हैं। सर क्या ये भी स्लीप एपनिया का ही कारण है? नहीं, स्लीप एपनिया जो है एब्रप्शन ऑफ स्लीप, जैसे उसमें सांस लेने की जो ब्रीदिंग होती है वो डिस्टर्ब होती है, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है और वो 8-10 सेकंड के लिए ऐसे ही होती है। जब सांस नहीं आएगी तो व्यक्ति की स्थिति क्या होगी, वो घबरा के जगी जाएगा। वो जो आप बता रहे हो सब दूसरा इशू है। वो और सपने में, नींद में सुनना, मतलब कोई चीज देखना, भागना, दौड़ना, वो सब अलग इशू, वो एपनिया नहीं है। एपनिया में ब्रीदिंग लेसनेस हो जाती है। ठीक है। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन, सर क्या लगातार हम मतलब फिजिकल फटीग रहने से क्या ये मेंटल फटीग का कारण बन सकता है? तो मैंने बताया है कि फिजिकल और मेंटल फटीग साथ साथ होते हैं। ठीक है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि फिजिकल फटीग
की वजह से मेंटल फटीग हो या मेंटल फटीग की वजह से फिजिकल फटीग हो, बट ये को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप फिजिकली जो है थके हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ी देर बाद आपको कुछ लगातार अगर इस तरह की चीज होती है तो मेंटल रेस्टलेसनेस तो हो ही जाएगी। ठीक है, इस शारीरिक कोई समस्या होती है तो उसकी वजह से मानसिक समस्या भी हो जाती है। एक सिंपल सा उदाहरण है कि अगर आपको जुकाम हो गया है तो जुकाम की वजह से आप क्या मानसिक रूप से कंसंट्रेट कर पाते हैं किसी काम पर? बस वही चीज है, जब आप शारीरिक थकान होती है तो उसका इम्पैक्ट मानसिक थकान पर पड़ता है, मानसिक रूप से भी आप थक जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि शारीरिक थकान का मानसिक थकान हो ही, या फिर मानसिक थकान की वजह से आपको शारीरिक थकान हुई। अब जैसे मैं यहाँ बैठे बैठे काम कर रहा हूँ, कोई काम आप बोरिंग जैसे काम है तो उसमें ऐसा टास्क है जो काम बहुत उस तरह का फटीग नहीं होगा आपको। ठीक है, लेकिन आप मेंटली थक जाते हैं, लेकिन फिजिकली कुछ नहीं है। ओके सर, थैंक यू। सर नार्कोलेप्सी को रिड्यूस गुड मॉर्निंग सर। कैसे कर सकते हैं? एक बोलो, लवी शर्मा बोलिए। सर नार्कोलेप्सी को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? नार्कोलेप्सी बेटा मेडिकल कंडीशन है, उसमें अब देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली क्या इशू है। ठीक है, नार्कोलेप्सी ज्यादातर वैसे लोगों को होती है जिनको हार्ट रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, सर जैसे सर दिन में 2-3 घंटा सोना, रात में सर फुल वो मतलब जितना नींद लेना चाहिए उतना लेना, तो सर ये नार्कोलेप्सी नहीं ना आता है? नार्कोलेप्सी मतलब किस सेंस में तुम उसको क्या कह रहे हो, हम समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब सर रात में सर टोटल नींद मतलब 9 या 10 घंटे का रात में नींद लेना, फिर दिन में 3 या 4 9 घंटे 10 घंटे कौन सोता है जी रात में? नहीं सर, बता रहा था मैं ऐसे। नार्कोलेप्सी एक तरह से बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्लीप अटैक होती है। ठीक है, ओके और सर। 10 20 25 सेकंड के लिए या करीब 1-2 मिनट हो सकती है, और उसमें व्यक्ति सो जाता है और उसके बाद जगता है तो बहुत फ्रेश फील करता है। ठीक है, ओके तो सर। अब उसके कारण कई हो सकते हैं। ठीक है, स्लीप अटैक के कारण कई हो सकते हैं, इवन स्वस्थ व्यक्ति को भी आ सकता है। जैसे आप नॉर्मली बहुत अच्छे से नहीं रेस्ट कर पाए हैं तो आप काम करते करते अचानक से कहते हैं ना झपकी लग गई, तो कभी कभी होने वाला इशू एक अलग होता है, लेकिन वो बीमारी या प्रॉब्लम के रूप में कंसीडर तब होती है जो अक्सर ये घटनाएं जब होने लगती। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए है कि अगर आप प्रॉपर रेस्ट रात में ले रहे हैं और दिन में काम करने के दौरान अगर टाइम टाइम से ब्रेक लेते हैं तो आई थिंक रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ओके उसका सर। कारण तो देखना पड़ता है ना, वो मेडिकल कंडीशन में भी आता है ना, नार्कोलेप्सी स्लीप डिसऑर्डर में आता है। ओके सर, चलिए थैंक्स। अभिषेक चौहान। यस सर। सर जैसे हम लोग फिजिकल वर्क किए हैं सर 2-3 घंटे लगातार सर, उसके बाद ये हालत है कि हाथ पैर उठ नहीं रहा। उसी टाइम सर दोस्त आके बोलता है कि चलो खेल लेते हैं थोड़ा बैडमिंटन बास्केटबॉल कुछ भी सर, तो फिर 1 घंटा खेलते भी हैं सर और फिर से काम करने लगते हैं सर। तो सर इसमें क्या क्या कंडीशन बनता है ये? तो वो दूसरी कंडीशन हो गई। मैंने भी बताया था ना कि जब आप अपने जो है एंजॉयमेंट के लिए कोई काम करते हैं तो लंबे समय तक काम करने में भी आपको फिजिकल फटीग नहीं होती है। ठीक है, एक्चुअली फिजिकल फटीग के पीछे भी मेंटल फटीग होती है या बायोलॉजिकल कारण होते हैं। ठीक है, एक और जो है फटीग होती है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरल फटीग। ठीक है, तो न्यूरल फटीग होता है, हालांकि वो आपके लेवल पे नहीं इसलिए मैं बताया क्योंकि आपके लिए है भी नहीं। न्यूरल फटीग क्या होती है कि जहाँ पर आपका नर्वस सिस्टम थक जाता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ठीक है, तो जब न्यूरल सिस्टम थक जाएगा तो वो चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जब तक उसका पीरियड समाप्त नहीं हो जाता है। लेकिन जब फिजिकल फटीग केवल है, ठीक है, एक्चुअली अगर आपका नर्वस सिस्टम कमांड देता है, जब आप कहते हैं कि इस काम को करने में हमको मजा आने वाला है, ठीक है, तो फॉर द नर्वस सिस्टम फॉर योर न्यूरॉन दैट इज अ न्यू थिंग, आपको उसमें मतलब बोरियत नहीं होनी है, मोनोटनी नहीं होनी है, तो आपको लगता है कि नई चीज है, फिर आप उसको ट्राई करते हैं और फिर आपके बॉडी रिस्पॉन्स करने लगती है। तो बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो ब्रेन से निर्धारित होता है ना। इफ द ब्रेन इज गिविंग द कमांड
and your body is accepting that, your body will work. आपको थकान नहीं महसूस होगी। कहते हैं ना कि शरीर से, अगर आप मन से थक गए तो शरीर से वैसे ही थक जाएंगे, ठीक है। तो शारीरिक थकान तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब आप घंटा 2 घंटा खेलने के लिए कोशिश करते हैं तो फिर वो आप कर लेते हैं, क्योंकि वो आपके एंजॉयमेंट के लिए है, वो आपका इंटरेस्ट का काम है। लेकिन वही काम करना होगा 1 घंटा तो आप नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सर। सर सेल्फ स्टडी के समय सर बोर्डम को कैसे कम कर सकते हैं? सेल्फ स्टडी में क्या सर सेल्फ स्टडी करते समय सर बोर्डम को कैसे कम कर सकते हैं? विषय बदलते रहिए, विषय बदलते रहिए। देखिए 40 मिनट के बाद जो है हमारा सिस्टम काम करना, मतलब हमारा जो क्या बोलते हैं अटेंशन कम होने लगता है, ठीक है। तो जब अटेंशन कम होता है आप लेस अटेंटिव होते हैं, फिर आप कोशिश करते हैं तो थकान और होती है। तो आप शिफ्ट कर जाइए, या तो ब्रेक ले लीजिए, पॉज ले लीजिए, ठीक है। या अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो दूसरा कोई ऐसा विषय चूज करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसको आप चाहते हो पढ़ना करना, तो उस तरह से भी आप बोर्डम कम कर सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि आप 6 घंटा मैथ ही लगाइए, कोई जरूरी थोड़ी है कि आप 4 घंटा साइकोलॉजी ही पढ़िए, ठीक है। तो आप ब्रेक के थ्रू कर सकते हैं कम, या फिर उसको आप जो है शिफ्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं कम। थैंक यू सर। चलिए, एनी क्वेरी? नो सर। नो सर। बताइए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। बोलिए, आवाज आ रही है। सर मतलब हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं सर, इंडस्ट्री से रिलेटेड ये कैसे फटीज होता है, कैसे इसको ठीक किया जाता है, मेन मकसद तो क्या है बेटा सर? अब जब तुम खुद से ही सोच लो कि तुम्हारा पढ़ने का क्या मकसद है, तुम्हारे जीवन का क्या मकसद है, तुम क्या सवाल पूछ रहे हो खाली यहाँ टाइम पास करने के लिए? नहीं इंडस्ट्रियल सर, ये साइकोलॉजी टॉपिक क्यों पढ़ रहे हो? हाँ सर, ये इंडस्ट्रियल हमारे साइकोलॉजी सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस बनाया गया, उसको पढ़ाया जा रहा है, आपको जानना है। अब तुम अपने से खुद पूछ लो कि तुम जी क्यों रहे हो। तुम्हारा तो अजीब सवाल है कि हम क्यों इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। सिलेबस देखे हो कभी? मैंने कुछ भी पूछ लो। नहीं सर, देखें सिलेबस। क्लास है बेटा, रिकॉर्डिंग होती है तुम्हारे क्लास की। हम नहीं क्यों सर, पढ़ रहे हैं? मतलब सर इसका स्कोप, सर इसका स्कोप क्या है सर? नहीं, तुमने पूछा ना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। हाँ सर। तुमको कोई जबरदस्ती बुलाया सब पढ़ने के लिए? वो नहीं सर, आप नहीं समझ रहे सर, हम पूछ रहे हैं सर ये नहीं, इंडस्ट्रियल जो स्कोप साइकोलॉजी वगैरह पढ़ रहे सब हैं। मैं बता चुका हूँ, ठीक है। क्लास किया करो, खाली टाइम पास करने के लिए हम मत आया करो। जब स्कोप पढ़ा रहा था तो कहाँ थे? थे सर। पहला नहीं यूनिट सर। नेचर एंड स्कोप फील्ड ये सब मैं पढ़ाया था, तो कहाँ थे? हाँ सर, थे सर। अभी तो जब नहीं पढ़े तो उसको पढ़ो, ठीक है। टाइम पास करने के लिए क्लास में मत बैठे रहो। तो सोए सोए अचानक से गाना सुन रहे हो और अचानक से मन में आ गया कि क्यों पढ़ रहे हैं। नहीं सर। सर एक डाउट है हमें। हाँ बताइए। सर साइकोलॉजिकल फटीग मेंटल में मोनोटोनी में सर थोड़ा सा डाउट हो रहा है। साइकोलॉजिकल फटीग जो है मेंटल फटीग होता है, ठीक है। मेंटल जी सर। फटीग जो आपका होता है उसी को हम लोग साइकोलॉजिकल फटीग कहते हैं। सर वो तो लेकिन पता है सर, ये मोनोटोनस जो होता है उसका एक पार्ट है, ठीक है। जब आप कोई काम बार बार करते हैं तो उसकी वजह से जो कंडीशन होती है, मानसिक कंडीशन, वो मोनोटोनस होती है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस इसमें क्या है वो समझ लो। मोनोटोनी होने से कोई जरूरी नहीं है कि आप थक गए हैं, फटीग में हैं। मतलब स्टिल यू आर इफिशिएंट टू डू द वर्क बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू द वर्क। आप काम कर सकते हैं लेकिन आपको काम करने की इच्छा नहीं होती है, ठीक है।
आप काम करने में के लिए नहीं थके हैं, लेकिन आपके काम करने का मन नहीं करता है, ये है फटीग में। अगर वो फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या मेंटल है, तो वहां पर आपकी वर्क कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू फटीग, ठीक है। तो मेंटल फटीग या साइकोलॉजिकल फटीग में वर्क इफिशियंसी रिड्यूस होती है, पर मोनोटोनी में वर्क इफिशियंसी रिड्यूस नहीं होती है। यू कैन डू द वर्क बट यू आर नॉट विलिंग टू डू द वर्क, ठीक है। ओके सर। और साइकोलॉजिकल फटीग में यू आर नॉट एबल टू डू द वर्क, डिफरेंस है बहुत बड़ा। चलिए, और कोई क्वेरी है? नहीं तो फिर बंद की जाए आज के लिए। आई थिंक अभी आपको कोई क्वेरी नहीं है, सो थैंक यू ऑल फॉर टुडेज क्लास। वी विल मीट थैंक यू।